Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well at your home. Students, in the last class, we have discussed about introduction of chapter number 6. I mean 7. Introduction of chapter number 7. Chapter 7, that is getting to know plant. Getting to know plants. Today we will start now. अब हम इसको स्टार्ट करेंगे. हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रूट क्या होता है, स्टेम क्या होता है, स्टेम और रूट का फंक्शन प्लांट के लिए क्या होता है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था. रूट के बारे में मैंने आपसे बताया था कि रूट जो है वो सपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके सॉइल को पहुँचाता है, सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट को पहुंचाता है. और साथ ही स्टेम के बारे में कहा था कि स्टेम जो है वो सपोर्ट करता है प्लांट को ताकि प्लांट सीधा खड़ा रह सके. मीन्स व्हाट, रूट जब कैच करता है, सॉइल को पकड़ता है बहुत मजबूती से, तो वो स्टेम ही होता है जो प्लांट को सीधा रखता है. ठीक है, अगर स्टेम नहीं होगा तो प्लांट सीधे नहीं होंगे. क्लियर है. स्टेम में एक और बात होती है कि ये वाटर और मिनरल जो रूट एब्जॉर्ब करता है उसको लीफ तक पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम करता है. अब लीफ के बारे में मैंने आपसे ये कहा कि अगर हम बात करें तो स्टेम के फंक्शंस को देखें. अगर फंक्शन ऑफ स्टेम को अगर हम देखेंगे, फंक्शन ऑफ स्टेम, फंक्शंस ऑफ स्टेम, पहला इट, अगर हम फंक्शंस ऑफ स्टेम की बात करेंगे तो हम कहेंगे इट एब्जॉर्ब्स या इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट. अब यहां इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधा. ठीक है. वहीं पर दूसरी ओर it also helps in transportation of water and mineral to the leaf, from root to leaf, root से लेकर कहां तक? क्लियर है. अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि केवल लीफ तक ही जाएगा? अगर स्टेम ने उठाया वाटर और मिनरल को कहां से? रूट से, और कहां पहुंचा रहा है? तो हम कहेंगे क्या कि लीफ के पास पहुंचाता है. तो लीफ के पास ही क्यों? वाई वाटर एंड मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड टू, एंड मिनरल is transported to root only, transported from root to leaf only. ठीक है. from root to leaf only means what कि why water and mineral is ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू लीफ ओनली. तो हम कहेंगे क्या कि इसका रीजन, एक रीजन ये है कि लीफ इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट. लीफ के बारे में क्या कहा जाता है बेटा? कि लीफ इज नोन एज, यहां पर हम इसके आंसर के रूप में ये लिख सकते हैं कि बिकॉज लीफ इज नोन एज किचन ऑफ द कभी भी हमें ये ध्यान रखना है कि लीफ जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि लीफ जो है वो किचन ऑफ द प्लांट है. मीन्स व्हाट कि लीफ इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट प्रिपेयर्स इट्स फूड फॉर प्लांट. ठीक है. लीफ
वो पार्ट है प्लांट का जो प्रिपेयर करता है फूड प्लांट के लिए, और इसीलिए लीफ को हम किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक और बात है कि अगर लीफ प्रिपेयर करता है फूड प्लांट के लिए तो उसको हम किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है जिसके द्वारा लीफ खाना बनाता है? नहीं, मीन्स व्हाट कि व्हाट इज द प्रोसेस by which leaf prepares food for plants। हमारा आंसर क्या होगा? What is the process by which leaf prepares food for plants? तो हम कहेंगे क्या? Photosynthesis is the process by which the leaf prepares the food for plants। ठीक है बेटा। मीन्स व्हाट कि अगर फूड प्रिपेयर होने का कोई प्रोसेस है, अगर प्लांट के फूड प्रिपेयर होने का कोई प्रोसेस है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। मीन्स व्हाट कि ये जो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपना फूड बनाता है। ठीक है, तो हम अगर ये भी कहते हैं कि प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है तो फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे क्या कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ एक और बात जो ध्यान से सुनने वाली है वो ये कि फोटोसिंथेसिस को तो हमने कह दिया, तो फोटोसिंथेसिस में ये जो फोटो है इसका मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे क्या कि फोटो का मतलब यहाँ पर क्या होता है? लाइट। फोटो का क्या मतलब है? लाइट। अब photosynthesis takes place in following condition, takes place in presence of photosynthesis जो होता है जिसके द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो किसके प्रेजेंस में होता है? तो पहला हम क्या कहेंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सनलाइट, क्योंकि यहां लाइट तो था ही उससे हमें अंदाजा लग गया था, तीसरा वाटर एंड मिनरल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है? नहीं। अब यहां पर एक और चीज ध्यान में रखने वाली है, वो ये कि हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्लांट किस प्रोसेस से फूड बनाता है। तो हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। उस फोटोसिंथेसिस में किस कौन कौन सी चीज की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल, ठीक है। उसके बाद बेटा ये भी ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस को करता कौन है परफॉर्म? तो हम कहेंगे लीफ इन द प्लांट। क्यों करता है? क्योंकि लीफ ही किचन ऑफ द प्लांट है, और जो भी किचन ऑफ द प्लांट होगा उसी का काम है कि वो फूड को प्रिपेयर करे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि स्टेम के बेसिस पर प्लांट्स को कितने भागों में बांटा गया। नहीं, स्टेम्स के बेसिस पर प्लांट्स को कितने भागों में बांटा गया? तो हम कहेंगे क्या? प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टेम has been classified या have been classified into
3 पार्ट्स। पहला क्या है? पहला है आपको हर्ब्स, shrubs, ट्रीज। इनके अलावा दो और होते हैं जिनमें हम एक को कहते हैं क्लाइंबर्स और दूसरा क्रीपर्स। ठीक है, लेकिन इनको पढ़ने से पहले यहां पर मैंने क्या कहा था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्टेम। अब टाइप्स ऑफ स्टेम यहां क्यों दिया है मैंने? क्योंकि स्टेम जो होता है, स्टेम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, पहला वेरी थिन, बहुत पतले होते हैं, एग्जाम्पल ग्रास। ठीक है, दूसरा सम थिक, कुछ मोटे होते हैं, एग्जाम्पल तुलसी जैसे जो पौधे होते हैं उसमें थोड़े से मोटे होते हैं, और तीसरा वेरी थिक, बहुत मोटे होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मैंगो ट्री जैसे। स्टेम का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो इसी तरह का हो गया, 3 टाइप्स में हो गए। एक तो बहुत थिन हो गया, बहुत पतला हो गया, जैसे ग्रास, इतना पतला हो गया कि उसमें ये शक्ति नहीं है कि वो सीधा खड़ा रह सके। ठीक है, दूसरा है थोड़ा सा मोटा हो गया, जैसे कि तुलसी जैसे जो पौधे हैं वो सीधे खड़े रह सकते हैं, अपने प्लांट की हाइट के हिसाब से वो खड़े रह जाते हैं। और एक होता है वेरी थिक, बहुत मोटे होते हैं, जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, मैंगो ट्री हो गया, ये सब हो गए। आई होप क्लियर है। तो जिसमें सबसे थिन स्टेम है ना, उसको हम हर्ब्स कहते हैं, वेरी थिन स्टेम। शर्ब्स के बारे में सम थिक स्टेम, और ट्रीज में वेरी थिक स्टेम। ठीक है बेटा, आइए सबसे पहले हम हर्ब्स को डिस्कस करते हैं। हर्ब्स के बारे में मैंने लिखा है कि हर्ब्स आर दोज प्लांट्स दैट हैव वेरी थिन स्टेम। मीन्स व्हाट कि हर्ब्स जो होते हैं उनके पास बहुत पतले स्टेम होते हैं, इतने पतले कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते हैं। मीन्स व्हाट कि हर्ब्स आर दोज प्लांट्स, अगर हम पहले की बात करें तो हम कहते हैं कि हर्ब्स आर दोज प्लांट्स that have very thin stem. As a result, they do not have enough capability to stand straight. ठीक है बेटा, यहां क्या है, ऐसे प्लांट्स हैं जिनका बहुत थिन स्टेम है, बहुत पतला स्टेम है। एज ए रिजल्ट दे डू नॉट हैव इनफ कैपेबिलिटी टू स्टैंड स्ट्रेट। इसी का नतीजा ये है कि इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि ये सीधे खड़े रह सकते हैं। इसीलिए हम तीसरे वर्ड में जब ये खड़े नहीं रह सकते तो हम ऐसा तो लिख सकते हैं, दे remain lying on the ground. They remain lying on the ground means what कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास बहुत थिन स्टेम है, बहुत थिन, बहुत पतला स्टेम है, वो क्या करता है, अपने पतले स्टेम की वजह से सीधा खड़ा नहीं रह पाता। क्योंकि आपको पता है कि सपोर्ट देने का काम कौन करता है? स्टेम ही सपोर्ट देता है, और स्टेम ही बहुत पतला है तो इनको सपोर्ट देने के लिए कोई रहता नहीं है, इसकी वजह से ये सीधे खड़े नहीं हो पाते। उसके बाद
हम ये भी इसके बारे में कह सकते हैं कि चूंकि ये सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसीलिए ये हमेशा ग्राउंड पर लाई करके रहते हैं। मीन्स व्हाट, कि ग्राउंड पर ये दबे हुए या नीचे पड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, ग्रास। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बेटा शर्ब्स के बारे में। नहीं, सम थिक स्टेम के साथ शर्ब्स दूसरे नंबर पर आता है। मीन्स व्हाट, कि अगर हम शर्ब्स की बात करेंगे बेटा, सर्ब those plants that have some thick stem, and a moderate height, according to their stem, मीन्स व्हाट, कि ऐसे प्लांट जिनके पास कुछ थिक, कुछ मोटे स्टेम होते हैं, ठीक है, और वो मोटे स्टेम जो होते हैं वो कुछ मोटे होने की वजह से वो प्लांट को सीधा खड़ा रख पाते हैं। क्यों? उसका दूसरा रीजन भी ये भी है कि उन प्लांट्स में मॉडरेट हाइट होता है। मॉडरेट हाइट होने का मतलब ना ही बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा, तो वो मीडियम हाइट के होते हैं, इसी वजह से वो सीधे खड़े रह पाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि सर्व्स दे हैव some thick stem to provide support, so that they can stand properly. क्लियर है? सो दैट दे कैन स्टैंड प्रॉपरली। क्लियर हो गया? दूसरी बात ये भी है, दे डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर लाई नहीं करते हैं। क्लियर है? और तीसरी बात, दे हैव अ मॉडरेट हाइट, दे डू हैव अ मॉडरेट हाइट। मॉडरेट मतलब मीडियम हाइट। ठीक है बेटा? तीसरा हम कहते हैं ट्रीज के बारे में। ट्रीज के बारे में हम क्या कहेंगे, देखिए, ट्रीज, they are the types of plant, they are the types of plant that have very thick stem, उनके पास क्या होता है, बहुत थिक स्टेम होता है। मीन्स व्हाट, की बहुत मोटा सा स्टेम होता है। किसके पास? ट्रीज के पास। ट्रीज के बारे में ये कहा जाता है कि ट्रीज हैव, ठीक है, वेरी थिक स्टेम, बहुत मोटा स्टेम होता है। एज ए रिजल्ट दे आर easily capable to stand erect, capable of standing straight, आई होप क्लियर हो गया। ये कैपेबल होते हैं क्योंकि इनके पास जो है वो थिक स्टेम होता है, इसीलिए ये कैपेबल होते हैं सीधे खड़े रहने के। ठीक है? दे होल्ड द ग्राउंड वेरी फॉर्मली, दे हैव रूट to hold the ground very firmly, hold the
ग्राउंड वेरी फॉर्मली, या फर्मली कह सकते हैं, फर्मली मतलब होता है मजबूती से, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंगो ट्री कह सकते हैं। आई होप आपको हर्ब शर्ब्स और ट्रीज समझ में आ गया। हर्ब्स क्या था, बहुत पतला स्टेम था, शर्ब्स क्या था, उससे मोटा स्टेम था, और ट्रीज क्या है, उनमें सबसे मोटे स्टेम होते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। हमने ये भी देखा कि फोटोसिंथेसिस में किस तरह से प्लांट अपना खाना बनाता है, उसके लिए सनलाइट, वाटर और मिनरल, और उसके बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे की ओर बढ़ेंगे और इससे आगे पढ़ेंगे कि किस तरह क्लाइंबर्स और क्रीपर्स इन दोनों से डिफरेंट हैं। क्लाइंबर्स कहाँ और कैसे ग्रो करता है, क्रीपर्स कैसे ग्रो करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टडी वेरी हार्ड, कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क। थैंक यू।